और ये शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी स्टॉक्स बताए जा रहे हैं, आप इसमें कोई भी निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। और ये जो स्टॉक्स हैं जिनमें स्टॉक्स की हम चर्चा करने वाले, ये करीब 10 से ज़्यादा एनालिस्टों के साथ इसकी चर्चा की है, फिर उन्होंने इस पर राय दी है। और इन्हीं स्टॉक्स पे और अच्छे से चर्चा करने के लिए, इन कंपनियों के बारे में और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ICICI डायरेक्ट के जो हैं पंकज पांडे जुड़ चुके हैं। पंकज जी से समझेंगे कि जो स्टॉक्स मैं बताने वाला हूं उसमें क्या रहा है। और पंकज जी, सबसे पहले तो नमस्कार खास शो में। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे तो वैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मेरे किसी पहले स्पेशल शो में आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही कि आगे के लिए आपसे निवेदन है कि जरूर समय और निकालिए थोड़ा, और कुछ और स्टॉक्स पे जो है अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे दर्शकों को। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सर 23 बहुत शानदार रहा, 24 के लिए स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले मैं जरूर जानना चाहूँगा कि 24 को लेके आप क्या सोचते हैं, बाजार को लेके एक ओवरऑल आपका आउटलुक क्या है? देखिए मनीष जी, अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो करीब 1080 का ईपीएस है FY25 का, एंड उसके हिसाब से मार्केट करीब 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो 20-21 जनरली रिच मल्टीपल माना जाता है, और ओवरऑल हमें लगता है कि अभी आगे जाके आप FY26 के नंबर भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। लार्जली जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 14-15% के आसपास में रहेगी निफ्टी कंपनीज की, तो आपको करीब 1250 के आसपास में निफ्टी का ईपीएस मिलेगा। तो आई थिंक उतना ही अपसाइड करंट लेवल से सोचना चाहिए 2024 के लिए। बट ऑब्वियसली ये कोई एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं आने वाला है। जैसे कि हमने देखा है नॉर्मल मार्केट में 8-10% का करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। ये साल में भी कुछ इवेंट ऐसे आ सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आ सकता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि जिस हिसाब से ग्लोबल सेटअप है, आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस कम है, प्लस आपका ओवरऑल जो इलेक्शन को लेके एंग्जाइटी है वो थोड़ी कम है, प्लस जो इन्फ्लोज हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लोज तो अच्छे ही थे, फॉरेन इन्फ्लोज भी थोड़े बेटर होते जा रहे हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल जो इवन कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी सेटअप है वो भी काफी अच्छा लगता है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट हाफ में जो एबिटा मार्जिन था करीब 19% था, एंड आगे जाके उम्मीद है कि आपका सेकंड हाफ में भी करीब 18-19% मार्जिन रहेगा। एंड लास्ट ईयर जो बेस था वो मार्जिन का वो लोअर था, करीब 16% था, तो आपका सेकंड हाफ में भी अर्निंग के डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो ओवरऑल मार्केट डायरेक्शनली तो अच्छा लगता है, बट यस बीच में करेक्शन बिल्कुल आ सकता है मार्केट। जी रह सकता है, लेकिन बीच बीच में करेक्शन आएगा, करेक्शन पे घबराने की जरूरत नहीं। और इस साल भी हमने देखा कि बीच बीच में करेक्शन आ रहे थे, लेकिन हर साल के आखिर में बाजार में एक रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिला। बाजार अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो सर शुरुआत करते हैं। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि जिन स्टॉक्स पर आप राय बताएंगे ये 2024 के छुपे रुस्तम होंगे, और अगले साल 2024 के आखिर में फिर आपके साथ मैं शो करने वाला हूँ यहीं। और इसमें जो बिल्कुल शुरुआत जिस स्टॉक्स के मैं साथ करूंगा, जिसकी बहुत चर्चा होती है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, इसलिए हेवी वेट स्टॉक्स के साथ ही मैं चर्चा शुरू करूंगा, वो है बजाज फाइनेंस। इस साल हमने देखा बहुत ज़्यादा तोहफा रिटर्न देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में कंपनी है, उस सेगमेंट में बहुत चर्चा हुई। कई सारे ट्रिगर्स आए, कई सारी खबरें आई, जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई, उसके बाद कई सारी बातें निकल के आई कि कितना इसका असर होगा। हमने देखा कि शेयर जो है करीब 7,000 से 8,000 के जोन में लगातार घूमता रहा। अगले साल के लिए बजाज फाइनेंस को लेके कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं। आपको इस शेयर को लेके क्या नज़रिया है? क्या अगले साल इस शेयर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? देखिए मनीष जी, ये साल बजाज फाइनेंस ने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं, करीब 10% का रिटर्न आया है। आई थिंक उसमें एक वजह ये भी है कि स्टॉक 6 टाइम एडजस्टेड बुक बेसिस पे ट्रेड करता है, जो कि काफी रिच वैल्यूएशन है। हालांकि इनका आरओएस वगैरह 5% है, काफी अच्छा विद इन कैटेगरी है, वन ऑफ द बेस्ट आरओएस बनाते हैं। ग्रोथ रेट जो इनका एक्सपेक्टेड है कि 28 से 30% रहेगा। बट आई थिंक जो रिसेंट में थोड़े मूव्स आए हैं, तो आरबीआई ने एक तो रिस्क वेटेज बढ़ा दिया था अनसिक्योर्ड लोन पे, जहां पे इस कंपनी का लार्जली अगर आप बुक देखें 57% अनसिक्योर्ड लोन में आता है, तो ये कंपनी डेफिनेटली इम्पैक्टेड है। प्लस इसके कैपिटल एडिक्वेसी पे भी इम्पैक्ट होगा करीब 300 बिप्स का। एंड ओवरऑल हमें लगता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो थोड़ा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर का एक हमेशा खतरा मंडा रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी काफी, अगर आप बीएफएसआई स्पेस में देखेंगे, काफी सारे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस स्पेस हो या ऐसा भी बिजनेस फाइनेंस वाला स्पेस हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने अच्छा तब किया था जब बाकी और देखिए यहाँ पे इस बार 10% का रिटर्न आया है, क्योंकि ओवरऑल हालांकि ग्रोथ अच्छी रहेगी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पास में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अवेलेबल है।
तो स्टॉक ज्यादा टाइम करेक्शन मोड में ज्यादा रहने वाला है रादर देन प्राइस करेक्शन होगा। तो प्राइस करेक्शन तो मैं बहुत नहीं देखता, बट क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा रिच है, तो आप जब ग्रोथ करते हैं तो वैल्यूएशन थोड़ा रिलेटिवली बेटर हो जाता है। तो आई थिंक यही टाइम करेक्शन में होता है, और दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट। तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि निफ्टी को बीट करने वाले रिटर्न जनरेट कर पाएगा नेक्स्ट ईयर। पे पंकज जी को लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न तो शेयर में देखने को नहीं मिल सकता है। अब एक और शेयर देखिए, खासतौर पर इस साल हमने जिस सेगमेंट की बात की उसमें हमने एक अच्छी रैली बनते हुए दिखी और कहीं ना कहीं लगातार उसमें खरीदारी देखने को मिली। इस साल तमाम बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, हमने देखा था अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन इस साल कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। खासतौर पे डीसीबी बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर आए। प्रमोटर्स जो है को उम्मीद है कि जल्द से जल्द पूंजी जुटाएंगे। वैल्यूएशन थोड़े सस्ते की बात की जा रही है लगातार। इस साल ठीक ठाक रिटर्न दिया इस शेयर ने। डीसीबी बैंक को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि इस शेयर पे जब हमने बात की एनालिस्टों से तो करीब 10 एनालिस्टों से, तो उन तमाम जानकारों ने कहा कि अगले साल शेयर में करीब 25% तक रिटर्न आ सकता है। आपके लिहाज से शेयर में कितनी मजबूती दिख सकती है, क्या ट्रिगर हो सकते हैं आपके लिहाज से? तो देखिए मनीष जी, डीसीबी पे हमारा टारगेट प्राइस 165 का है, एंड ये साल अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं रहा है। स्टॉक ने हार्डली एनी रिटर्न जनरेट किया है, एंड आई थिंक उसकी कुछ कुछ वजह भी थी। एक तो ये कि अगर आप कंपनी देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो है लार्जली मॉर्गेज हैवी है, एंड कोविड के बाद में इन्होंने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया था, तो इनकी बुक ग्रो नहीं की थी, एंड उसकी वजह से कोई खास ग्रोथ आई नहीं, एंड स्टॉक का कुछ हुआ नहीं। प्लस थोड़े एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स आ गए थे। बट आगे जाके चीजें काफी बेटर लग रही है। एक तो ये कि स्टॉक का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, 0.8 टाइम एडजस्टेड बुक बेसिस पे है। प्लस हमें ओवरऑल उम्मीद है कि इसका जो आरओए है 1% टच करेगा, प्लस आरओई 14% के आसपास में टच करेगी। एंड अच्छी चीज है कि मैनेजमेंट जो है 17-18% का ग्रोथ का बात कर रहा है। एक और जो इशू इस बैंक के साथ में ये था कि इनके एमडी 2024 अप्रैल 2024 में जा रहे हैं, तो एक जो नया एमडी का अपॉइंटमेंट है उसको रिलेटेड एंग्जाइटी भी है। तो मेरे हिसाब से वो कुछ महीने में जैसे आरबीआई का अप्रूवल आएगा तो वो एक एंग्जाइटी एड्रेस हो जाएगी। एंड जैसे आपने बताया कि इनके प्रमोटर्स ने एक इंटेंट दिखाया है करीब $10 मिलियन का इन्वेस्ट करने का इस बैंक में, तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव वे में लूंगा। तो आई थिंक ग्रोथ रिकवरी हो रही है, प्लस एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो रही है, प्लस आपके जो क्रेडिट कॉस्ट और ग्रॉस एनपीए है वो करीब 3.2 से 3% आएगा। तो नंबर्स भी आगे जाके सुधरेंगे, प्लस ग्रोथ रेट मिड टीन या हाई टीन में आने वाली है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्टॉक हालांकि ये साल अच्छा नहीं रहा है, बट अगले साल डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 165। निश्चित रूप से तो 165 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकता है। ये पंकज सर का लक्ष्य है जिसमें खरीदारी करने से लाते रहे। आप वो भी लक्ष्य दिखाइए जो पोल में निकल के आया है, उसमें भी जो लक्ष्य है वो करीब 25% का है, और जो 25% निकल के आ रहा है ना वो करीब 165 रुपये ही है। यानी कि एक ऐसा शेयर जिसमें कह सकते हैं कि 10 एनालिस्टों की राय थी 25% रिटर्न की, और पंकज सर ने भी इस पर मोहर लगाई कि हाँ उनको भी लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 165 का लक्ष्य होगा, वो भी 25% होता है। तो ये एक शेयर जिस पे अगले एक साल में आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब अगला शेयर की बात करते हैं, एसजी इंफ्रा। हमने देखा है कि इस साल तमाम इंफ्रा स्टॉक्स देखिए उसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, और सरकार जिस तरीके से खर्च कर रही है, और अब इलेक्शन ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इंटरिम बजट में भी इस पूरे सेक्टर को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। फिर नई सरकार ये उम्मीद बाजार करके चल रहा है कि हो सकता है कि वापस से जो मोदी सरकार है उनकी हैट्रिक होती हुई दिखे, ये बाजार उम्मीद करके चल रहा है। अगर वैसा होता है तो इंफ्रा पे खर्च भी और बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन के बाद जो है फुल फ्लेज बजट आएंगे पूरे सेक्टर में। खासतौर पे एसजी इंफ्रा पे जब हमने बात की जानकारों से, तो उसमें उनका कहना था करीब 34% तक का रिटर्न अगले साल देखने को मिल सकता है, और इस साल भी इस शेयर में करीब 51-52% का रिटर्न देखने को मिला है। पंकज, आपकी क्या राय होगी ये इस शेयर को लेकर, क्या नज़रिया है, क्या लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं? क्या खरीदारी करनी चाहिए या होल्ड करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए? सो एचजी इंफ्रा हमारे सबसे बाय है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस है 1150 का है। देखिए कंपनी ने इस साल अच्छा किया है। अगर आप जनरली देखें रोड प्लेयर्स ने अच्छा नहीं किया है प्राइस परफॉर्मेंस वाइज, बट इस कंपनी ने अच्छा किया है। तो ओवरऑल इस कंपनी में अच्छी चीज है कि इनका ऑर्डर बुक जो है करीब 10,600-700 करोड़ है, तो करीब 2.3 टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ के अवेलेबल है। एंड देन इनफ्लोज जो ऑर्डर इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है करीब 4 से 5,000 करोड़ का है। प्लस अच्छी चीज है कि मैनेजमेंट 20% का ग्रोथ गाइडेंस का बात कर रहा है। फर्स्ट हाफ में उन्होंने करीब 18% डिलीवर किया है।
तो ये विद इन रोड या ईपीसी इंफ्रा कंपनीज में ये काफी अच्छी ग्रोथ का बात कर रहा है। प्लस इनके मार्जिन जो है वो लार्जली स्टेबल रहने वाले हैं। एक और चीज जो इस कंपनी के साथ में ये हुई कि इनका थोड़ा मोनेटाइजेशन हो पाया है, तो केकेआर के साथ में इन्होंने डील साइन किया है, तो जहां पे इन्होंने करीब 530 करोड़ इनको इक्विटी का वैल्यू मिलने वाला है। हालांकि जो इन्होंने इन्वेस्ट किए थे करीब 340 करोड़ किए थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनको अच्छे एग्जिट मिल रही है उन प्रोजेक्ट्स में। प्लस क्योंकि इस कंपनी को पैसा आएगा तो एक ऑब्वियसली एक ऑप्शन और बड़ा ये हो जाता है कि कंपनी के पास में कैपिटल आ जाएगा, तो ये और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इस कंपनी का रन अच्छा रहेगा। एंड जैसे ओवरऑल लगता है कि आपका जो सरकार का ग्रोथ का टेम्पलेट है, जहाँ पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में काफी स्पेंडिंग करती है, आई थिंक वो 2025 या नेक्स्ट ईयर भी बरकरार रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टॉक इवन नेक्स्ट ईयर भी अच्छा करना चाहिए। तौर पे अगले साल भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है शेयर में, जो पंकज को पसंद आ रहा है। अब दोनों टारगेट देखिए, जो 10 जानकारों का पोल था उसमें जो लक्ष्य निकल के आ रहा था करीब करीब यहाँ से 34% के आसपास की रिटर्न की क्षमता थी, और पंकज ने जो टारगेट दिया है उनके हिसाब से इस शेयर में 1150 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, वो जो है 35% है। यानी कि जो 10 एनालिस्टों ने राय दी उससे करीब 1% और ज़्यादा पंकज को लगता है रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी कि अगले साल ये एक शेयर ऐसा है जो एक बेहतर रिटर्न दे सकता है, करीब करीब 35% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल सकता है इस शेयर में। अभी करीब 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से 850 का ट्रेड कर, और 1150 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब एक शेयर के बारे में और मैं जानना चाहूँगा, इक्विटास स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस। इस पे जब हमने बात की जानकारों से, तो इसमें करीब करीब ये तमाम जानकारों ने ये कहा कि अगले साल इस शेयर को अगर आप खरीदते हैं तो करीब 21% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय होगी इस शेयर को लेके, इक्विटास स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस को लेके? तो देखिए मनीष जी, जो ओवरऑल हमारा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो हमें ओवरऑल सबसे स्टॉक अच्छा लगता था वो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण था। तो आई थिंक वो तो काफी चल चुका है। बट उसके अलावा जो हमको एक कंपनी पसंद आती है वो है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल। इस कंपनी में मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस है काफी एग्रेसिव है, जहां पे मैनेजमेंट बात कर रहा है कि 30-35% का कैगर का ग्रोथ उनका लोन बुक का होने वाला है। प्लस इनके जो आरओएस हैं 4.5% रहने वाले हैं, काफी जल्दी रहने वाले हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, करीब प्राइस टू एडजस्टेड बुक में करीब 1.5 टाइम ट्रेड करता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये माइक्रो फाइनेंस में ये कंपनी रिलेटिवली हमें ज्यादा बेटर लगती है। तो इसी को मैं रेकमेंड करना चाहूँ। स्फूर्ति की अगर बात करें, जिसकी आप बात करें, उसका लक्ष्य अगर आपके हिसाब से किसी को खरीदनी हो, यहाँ से क्या लगता है? अभी जो हम इसका भाव मैंने जो देखा करीब 1072 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पंदना स्फूर्ति। आपके हिसाब से अगले एक साल में कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है? से देखिए, हमारा जो पुराना टारगेट था इस पे करीब 1100 का था, बट हमें लगता है कि इसमें वैल्यूएशन का गैप काफी ज्यादा है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 1.5 टाइम्स एडजस्टेड बुक बेसिस पे ट्रेड करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें वैल्यूएशन का री रेटिंग का स्कोप काफी बेटर निकल के आएगा। अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी उस तरीके का ग्रोथ डिलीवर करती है तो मेरे हिसाब से इसमें आपको 20-25% का ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिल सकते हैं। पंकज जी, 25% का मोहर लगा दूं मैं इस पे रिटर्न का अगले साल? बिल्कुल बिल्कुल, इसको अपडेट कर दीजिए। माइक्रो फाइनेंस में स्पंदना स्फूर्ति पसंद है, और अगले साल इसमें करीब 25% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। पंकज ये मान रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब एक और सेक्टर्स की बात करते हैं। इंफ्रा में हमने बात की, एक और सेक्टर है एसजी इंफ्रा में हमने काफ़ी पॉजिटिव टारगेट दिया। पीएनसी इंफ्रा, इस पर जब हमने बात की जानकारों से, तमाम लोगों से, तो उनका कहना था कि एक अच्छा रिटर्न शेयर में देखने को मिल सकता है। उन्होंने करीब करीब अगले साल के लिए 23% रिटर्न की बात की है। आपके हिसाब से ये रिटर्न 23% से ज़्यादा आ सकता है या थोड़ा कम रह सकता है? तो देखिए मनीष जी, पीएनसी इंफ्रा पे हमारा ओवरऑल उम्मीद से स्टॉक कम चला है। इस पे हमारा टारगेट प्राइस 460 का है। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन ये था कि इनका ऑर्डर बुक अच्छा खासा है, करीब 19,000 करोड़। एंड इनके पास में तो बेसिकली करंट रन रेट पे इनके पास में 2.6 ईयर्स का काम है। एंड Q3 में करीब 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हालांकि सेकंड हाफ में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं ऑर्डर इनफ्लोज मिलेगा, बिकॉज आपके इलेक्शन ईयर है। बट आई थिंक पोस्ट बजट चीजें इस कंपनी के लिए बेटर होनी चाहिए। आई थिंक एक वजह से ये स्टॉक उतना नहीं चला है, वो इसलिए क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एक तो जो प्रोजेक्ट्स का मोनेटाइजेशन है वो अभी भी हुआ नहीं है।
क्योंकि इस कंपनी ने करीब 1225-30 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इक्विटी। तो ओवरऑल जैसे हमने एचईजी इंफ्रा में देखा है कि उन्होंने अगर 370 इन्वेस्ट किए थे तो करीब 550 का रिटर्न मिला, तो करीब 1.5 टाइम का रिटर्न मिला। आई थिंक इस कंपनी में वही एक चीज है जो अभी भी पेंडिंग है, एंड जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक में उस तरीके का मूवमेंट आया नहीं है। बट ओवरऑल हमें उम्मीद है कि ये सब डील क्लोजर हो जाएंगे एंड उसकी वजह से ये स्टॉक चलना चाहिए। प्लस मेरे हिसाब से क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो कहीं ना कहीं ऑर्डर इनफ्लोज वगैरह उस हिसाब से बहुत आया नहीं है। बट ओवरऑल हमें उम्मीद है कि ये 13-14% का स्टॉक ग्रोथ डिलीवर करेगा, एंड अगर एसेट मोनेटाइजेशन होता है तो इसमें अच्छी खासी अपसाइड निकल के आएगी। बट इनिशियली वी वुड वांट टू कीप इट एट 460 का मैं टारगेट प्राइस इस पे रखना चाहूँ। जी आपने 460 का टारगेट नहीं दिया, बड़ा लक्ष्य दे दिया है। हमारे जो नालस्टोर के पैनल ने बताया था उसने करीब 23% रिटर्न की बात की थी, और आपने तो जो रिटर्न आपने बताया 460 वो करीब 32% के आसपास होता है। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जो लक्ष्य न केवल बढ़ा दिया है, इसमें एक बेहतर रिटर्न की बात कर रहे हैं अगले साल के लिए। और पीएनसी इन्फ्रा में पंकज को लगता है सीधे तौर पर 460 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो अब तक हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की है, जरूरी नहीं है कि हम एक साथ 20-25 शेयरों पर चर्चा करें। आपको इन तमाम स्टॉक्स में से आप 1 या 2 शेयर भी पोर्टफोलियो में डालते हैं, और अगर आपको 30% 32% का रिटर्न देखने को मिलता है तो अगले साल के लिए आपका सारा मामला सेट है। कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ और स्टॉक्स और बचे हुए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इतना स्वदेश पे आप देख रहे हैं बेहद स्पेशल शो, खास शो कह सकते हैं, जिसमें हम 2024 के वैसे शेयर बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि कोई भी शेयर में आप निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। और जिन शेयरों के बारे में हमने चर्चा की उसमें करीब 10 एनालिस्टों के पैनल से हमने बात की। उसके बाद हमने करीब 10-12 स्टॉक चुने जिसमें उन्होंने बताया कि 2024 में किस शेयर में कितना % रिटर्न देखने को मिल सकता है। तमाम शेयर आखिर में मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद हमने जो हमारे साथ जानकार जुड़े हुए हैं ऐसे सिक्योरिटीज़ के पंकज पांडे, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा शेयर उनको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा, और एक के बाद उन्होंने कई सारे शेयर आपको बताया भी है। शो के आखिर में मैं उन तमाम शेयरों के बारे में आपको फिर से बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि पोर्टफोलियो के लिए कौन सा ऐसे शेयर है जिसको आपको शामिल करना चाहिए, जिसमें अगले साल बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी 2024 में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। पंकज, जब हमने अभी तक कई स्टॉक्स की चर्चा की, एचजी इंफ्रा की चर्चा की, पीएनसी इंफ्रा की, डीसीबी बैंक की चर्चा की, अलग अलग सेक्टर्स की बात की, एक और कंपनी है जिसमें इस साल हमने देखा बहुत चर्चा में रहा, डील होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, अब आप समझ रहे होंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो जी एंटरटेनमेंट है। बहुत अच्छा रिटर्न तो देखने को नहीं मिला, बहुत वोलेटाइल रहा शेयर। जब खबर आती थी तो उससे पहले बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, कम बस इसी रेंज में ये चलता रहा। एक प्राइस रेंज कह सकते हैं 200 से लेकर 300 के बीच में घूमता रहा ये शेयर। आपकी क्या राय है? चूँकि हमने जब बात की एनालिस्टों से तो उनको ये लगता है कि शेयर में अगले साल करीब 24% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती है? और लक्ष्य अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो क्या टारगेट होगा? तो देखिए मनीष जी, इसमें टारगेट प्राइस देना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर आप देखें इस कंपनी को सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं, चाहे वो सीसीआई का हो या एनसीएलटी का हो या स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल मिल गया हो। आई थिंक जो अभी पेंडिंग है कि इस कंपनी जो कंबाइंड एंटिटी होगा उसका एमडी कौन बनेगा, एंड अभी उसके लिए दोनों जी और सोनी ने एक डेट एक्सटेंड की हुई है। आई थिंक चैलेंज वही है कि जब तक ये इस पे क्लैरिटी नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है कहना कि चीजें कैसे पैन आउट होंगी। बट एक स्ट्रक्चरली इस सेगमेंट में पॉजिटिव हुआ जा सकता है, उसकी 2-3 वजह। एक तो ये कि अगर आप देखिए सोनी, रिलायंस और डिज्नी का भी एक मर्जर की बात हो रही है, तो एंड इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो अगर कंसोलिडेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो एड रेट्स हैं मेरे हिसाब से वो बेटर होने वाले हैं। एंड इस कंपनी का अगर स्पेसिफिकली आप देखें तो ओवरऑल क्या होगा कि काफी बड़ी एंटिटी बन जाएगी, करीब 14 करोड़ से प्लस का टॉप लाइन होगा, प्लस इनके पास में 70 चैनल्स होंगे, 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होंगे। हालांकि अगर आप जी का देखें तो ओवरऑल अभी नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, बिकॉज एक तो ये कि आपके एड रेवेन्यू ग्रोथ काफी वीक रही है, क्योंकि कंपनी ने रिलेटिवली कम स्पेंड किया है, प्लस कंटेंट कॉस्ट क्योंकि ज्यादा थी, तो जो मार्जिन इनके 20% हुआ करते थे, 20% से ज्यादा हुआ करते थे, वो आधे हो चुके हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ से ये सब का रिकवरी चालू होना चाहिए, सो आपके एड रेट्स बेटर होंगे, प्लस ओवरऑल ये भी सिचुएशन निकल के आएगी कि आपका जो मार्जिन प्रोफाइल है जो पहले 20% की थी, वो आई थिंक 18 से 20 या 24 महीने में वो बिल्कुल उस लेवल तक रिवर्ट कर सकती है।
प्लस कंपनी को, क्योंकि ये अगर कंबाइंड एंटिटी एमएनसी का मल्टीपल भी मिल सकता है, तो इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आई थिंक इसमें आप होपफुल हो सकते हैं, बट किसी टाइमलाइन को देख के रखना बहुत चैलेंजिंग होगा, बिकॉज ये हमने लास्ट ईयर भी देखा है। काफी टाइम से चल रहा था कि हो जाएगा, बट उसकी वजह से स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी थी, एंड एंड ऑफ द डे आई थिंक ये साल अगर आप देखें तो जी ने करीब 10% रिटर्न ही दिया है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स को तो इसने अंडर परफॉर्म किया है। तो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मर्जर में कंडीशंस वगैरह क्या एक्सेप्ट होके निकल के आती हैं, एंड एमडी कौन बनता है, बिकॉज उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज एमडी आएंगे तो फिर वो अपनी एक नया ग्रोथ स्ट्रैटेजी चॉक आउट करेंगे। जब तक वो सब क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मेरे हिसाब से एक टारगेट प्राइस पुट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट डेफिनेटली स्टॉक में पोटेंशियल तो है री रेटिंग होने का एंड फंडामेंटल इंप्रूव होने का, तो ये निफ्टी को आउट परफॉर्म तो कर सकता है, बट इसमें अभी मैं टारगेट तो नहीं दे पाऊंगा। पंकज ये तो मान रहे हैं कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं देके चल रहे हैं हम। तो 15 शेयरों की ये लिस्ट थी, 10 जानकारों से हमने बात की थी। ये 15 शेयरों की पूरी लिस्ट है मेरे पास। इन 15 शेयरों में से हमने 5 शेयरों पर चर्चा की खास तौर पे, और 5 शेयरों में 3 ऐसे शेयर है जिसपे पंकज की राय और जो 10 एनालिस्ट की राय है वो समान है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं पंकज की राय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले इन 3 शेयरों को आप जान लीजिए, क्योंकि ये अगर शेयर आपके पोर्टफोलियो में तो अगले साल आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो पहला शेयर है एचजी इंफ्रा है। एचजी इंफ्रा में खरीदारी करने की सलाह जो एनालिस्टों का पैनल उसने दिया, उनको लगता है कि 34% तक रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक साथ दोनों प्लेट दिखाइए। और पंकज को लगता है कि इस शेयर में करीब 1150 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, यानी कि 35% की तेजी वो मान के चले। अब दोनों प्लेट आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। 34% रिटर्न 10 एनालिस्टों का पैनल मानता है, और करीब 35% का रिटर्न की बात पंकज कर रहे हैं इसमें। दूसरा शेयर आप देखिए डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में जो एनालिस्टों का पैनल है उनका ये कहना है कि इस शेयर में करीब अगले साल 25% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और पंकज पांडे ने जो राय दी है उनको लगता है कि करीब 165 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, करीब 25% का रिटर्न वहाँ भी देखने को मिल सकता है। अब तीसरा शेयर देखिए पीएनसी इंफ्रा। इसमें तो पंकज सर ने जो टारगेट दिया वो काफ़ी पॉजिटिव दिया है। जो एनालिस्टों का पैनल है हमारे 10 एनालिस्टों का, उनका मानना है कि करीब 23% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल सकता है। पंकज सर को लगता है कि करीब 32% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी 460 रुपये तक का जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक शेयर पसंद किया है स्पंदना स्फूर्ति, जिसमें वो कह रहे हैं खरीदारी करके चल सकते हैं। उसमें उनको लगता है करीब 25% का रिटर्न अगले साल देखने को मिल सकता है। 1300 तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। जो कह सकते हैं 24 का एक सुपर स्टॉक हो सकता है। बजाज फाइनेंस और जी एंटरटेनमेंट 2 शेयर वो होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि निफ्टी से बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन आप उन दोनों को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जब ऑलरेडी उन्होंने जो है 3 स्टॉक्स आपको और एक स्पंदना स्फूर्ति 4 ऐसे बता दिए जिसमें बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। पोर्टफोलियो में वैसे भी ज़्यादा शेयर आप रखेंगे तो आपको उसको ट्रैक करने में आपको दिक्कत होगी। 2 शेयर ही रहे लेकिन बेहतर रिटर्न देखे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पंकज साहब सही है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधे तौर पे आपने अभी तक हमें तमाम शेयरों पर चर्चा की, और पंकज सर शुक्रिया आपका। आप अपने जो है तमाम बिजी शेड्यूल से समय निकाला आपने हमारे लिए, और इन तमाम स्टॉक्स पे आपने विस्तार से चर्चा की। तो 24 के छुपे रुस्तम में हमने तमाम शेयरों पर चर्चा की और आपको काम के कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए हैं। आप YouTube पे जाइए, पूरा शो देखिए, वहाँ से भी तमाम स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, टारगेट मिल जाएंगे, और उन तमाम शेयरों पर आप निवेश करके चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।